हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जो कि 10th क्वालिफाइड जॉब है और काफ़ी अच्छी जॉब है आपके लिए। CICSIR मतलब आप लोगों की राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला, जो जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर आप फुल फॉर्म भी देख सकते हो, मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। nml.res.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, ठीक है। नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी, ठीक है, जो कि एक ऑफिशियल केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, भारत सरकार के अंतर्गत आती है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। यहाँ पर एक वैकेंसी निकाली गई है, एमटीएस की वैकेंसी। एमटीएस की जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसी है। मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ, पूरा डिटेल में बताऊँगा। साथ ही इसका फॉर्म कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करना है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहली बार चैनल पर विजिट करो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट व प्राइवेट सभी जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। साथ ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, कहाँ कहाँ गलतियाँ नहीं करनी और कैसे केयरफुली आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, उस वीडियो में पूरा डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, साथ ही फॉर्म भी कैसे अप्लाई करना वो भी बताऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो सबसे पहले आप लोग इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS@CSIR NML, एडवर्टाइजिंग नंबर 10/2025। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ से इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। 5 जनवरी 2026 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 6 फरवरी 2026 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। पूरा 1 महीने का समय आपको दिया गया है, राइट। साथ ही यहाँ पर आप लोग वैकेंसी देख सकते हो कि किस कैटेगरी, क्योंकि मल्टीटास्किंग स्टाफ की कई जो है नंबर ऑफ पोस्ट अलग अलग यहाँ पर हैं। जैसे पोस्ट कोड दिया गया है M01, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 14 हैं। UR EWS OBC कितनी कितनी किस कैटेगरी के लिए हैं वो यहाँ पर आप लोग इसको चेक कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी दे रखी है कि 10th पास कैंडिडेट भी इसमें जो है अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर इस M02 के लिए ITI पास इलेक्ट्रिकल ट्रेड से है। 03 के लिए यहाँ पर कारपेंटर ट्रेड से ITI होनी चाहिए, ठीक है। M04 के लिए फिटर से ट्रेड ITI होनी चाहिए। 05 के लिए ITI प्लम्बर से होनी चाहिए। तो बाकी आप इसमें पूरा चेक कर सकते हो। साथ ही सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी आप देख सकते हो 18,000 से लेकर 56,900 रुपये है। साथ ही अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी यहाँ पर बताई गई है वो आपकी है 26,000 रुपये है। और मैक्सिमम अपर एज लिमिट जो है यहाँ पर 25 साल दे रखी है, ठीक है। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। साथ ही यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन है कि M01 में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ क्या वर्क रहेगा, M02 में होता है तो वहाँ आपका क्या वर्क रहेगा। तो अपने हिसाब से आप इसको एक बारी रीड आउट कर सकते हो और रीड आउट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। साथ ही इसको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दिया हूँ। साथ ही इसमें आपको बता दूँ कि एक रिटन एग्ज़ाम होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। CBT एग्ज़ाम मोड में कंडक्ट कराया जाएगा। एग्ज़ाम आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। 10th लेवल का आपका स्टैंडर्ड रहेगा एग्ज़ाम का। 150 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, मतलब टोटल आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। सिलेबस यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो तो उसमें आपको 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, ठीक है। साथ ही 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हो इसका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह दे रखा है सारा कुछ। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर बताया गया कि 18 साल से लेकर 25 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ ही इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, मतलब SC और ST कैंडिडेट इसमें 18 से 30 साल वाले कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हो। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। 18 से मतलब 28 साल हो गया, 18 से 28 साल वाले OBC का रिलैक्सेशन मिल जाता है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बाकी इसमें आप लोग देख सकते हो कि जैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए M01 कोड के लिए, और सूटेबल कैटेगरी क्या है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपकी यहाँ पर दे रखी है, वो आप लोग यहाँ पर एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे PWD कैंडिडेट है तो उसका अलग रिजर्वेशन लगेगा। आपके पास जो जो सर्टिफिकेट लगता है वो सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, इसमें कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होनी चाहिए। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उस टाइम आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, आगे मैं अभी बता भी दूंगा आपको। जब फॉर्म फिल करके बताऊंगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ आने के बाद आपको लिंक फॉर अप्लाइंग द पोस्ट ऑफ MTS एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2025 दिया गया है। लिंक आपके सामने है, इस लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। आप यहाँ से इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। डेट यहाँ पर दे रखी है 5 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हुआ था, 6 फरवरी तक फॉर्म फिल कर सकते हो। आपका जो फॉर्म है वो 5 स्टेप में कंप्लीट किया जाएगा, इसको आप अच्छे से देख सकते हो। साथ ही नीचे यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन भी आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो एप्लीकेशन यहाँ पर है वो एप्लीकेशन आप लोग इसको जो है एक बारी देख सकते हो, ठीक है। चलिएगा हम आगे यहाँ पर फॉर्म को फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर सब नीचे आपको देखने को मिलेगा रजिस्टर नाउ और लॉगिन का ऑप्शन। तो सबसे पहले हमें रजिस्टर करना है। रजिस्टर नाउ पर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले आपको ईमेल डालनी है अपनी, जो भी वैलिड ईमेल है वो ईमेल डालेंगे। उसके बाद अपना एक पासवर्ड यहाँ से क्रिएट करेंगे और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। एंटर पासवर्ड में वही पासवर्ड डालें जो एक मतलब जिसमें कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो और नंबर भी हो, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यहाँ से बना लेना है। देन उसके बाद यहाँ से आपको रजिस्टर करना है। अब यहाँ से आपको सीधा लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो आपने जो ईमेल आईडी डाली थी और जो पासवर्ड डाला था वो यहाँ पर दोनों डालेंगे आप। उसके बाद इसको आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो यहाँ से अब लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है। जो आपकी 10th की मार्कशीट में नेम लिख रखा है सेम नेम आपको यहाँ पर डालना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि आपने अभी अपने नाम में कभी चेंजेस किया है तो यस करके अपना न्यू नेम यहाँ पर डालेंगे। अगर चेंज नहीं किया है तो सिंपली नो करके आगे अपने फादर का नेम यहाँ पर लिखेंगे, मदर नेम लिखेंगे। यहाँ पर आपकी जन्मतिथि जो 10th की मार्कशीट में लिख रखा है, 10th की मार्कशीट में जो भी आपकी जन्मतिथि है, ठीक है, वो जन्मतिथि यहाँ पर आपको डालनी रहेगी, राइट। तो सबसे पहले आप अपनी यहाँ पर जन्मतिथि डालिएगा। जन्मतिथि आपको इस तरह से यहाँ पर डालनी रहेगी, ठीक है। तो जन्मतिथि आपकी जो मार्कशीट में है सेम आप अपनी जन्मतिथि को यहाँ पर मेंशन करेंगे। एज यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि आपकी एज क्या है। 6/2/2026 से आपकी एज को काउंट किया जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ पर हुआ है वो यहाँ डालना है। सिटीजन इंडियन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। जेंडर आपका क्या है वो जेंडर यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद बोला गया है कि आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप 40% है उससे अबव आपकी डिसेबिलिटी है, तो यस करेंगे और अपनी जो डिटेल है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके साथ ही आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद नो है तो नो कर दीजिएगा। SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी। साथ ही यहाँ पर ये बोला गया है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में के द्वारा बना हुआ होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे। इशूइंग अथॉरिटी, इशूइंग अथॉरिटी का मतलब ये है कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार द्वारा बनाया गया है या फिर आपके DM द्वारा बनाया गया है, SDM द्वारा बनाया गया है, एडिशनल मजिस्ट्रेट द्वारा बनाया, किसके द्वारा बनाया गया है वो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। जो कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर नीचे लिखा होगा वो आप लोग देख सकते हो। किस डेट को आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाया गया है, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना रहेगा। साथ ही यहाँ ये बोला गया है कि आप पहले एक्स सर्विसमैन रहे हैं। अगर एक्स सर्विसमैन थे तो यस करके यहाँ पर आपको बतानी होगी कि आपकी जो लेंथ ऑफ सर्विस की लेंथ कितनी है, ठीक है। नहीं है तो सिंपली आप नो करिएगा और आगे यहाँ पर बढ़िएगा। यहाँ बोला गया है कि आप कोई जैसे परमानेंट गवर्नमेंट जॉब या ऑटोनोमस बॉडी या सेमी गवर्नमेंट या कोई पब्लिक सेक्टर में जॉब किए हैं तो यस करेंगे और नहीं किए हैं तो सिंपली आपको नो करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है क्या आप CSIR एम्प्लॉय थे तो यस करके आपको डिटेल देनी पड़ेगी, अन्यथा आपको सीधा सा नो करना है। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में आपको बताना है कि आप मैरिटल स्टेटस क्या है आपका। साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि आप एब्रॉड में स्टे करते हैं तो यस करके करिएगा, अन्यथा आप नो करिएगा, ठीक है। अगर आप यस करेंगे तो आपको कंट्री नेम बताना पड़ेगा कि आप किस कंट्री में स्टे करते हैं। साथ ही आपको अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर बताना है, अपना फुल एड्रेस यहाँ पर देना होगा। साथ ही सिटी डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, उसके बाद आपका स्टेट यहाँ पर क्या है वो स्टेट आपको देनी होगी। उसके बाद पिन कोड क्या है। उसके बाद यहाँ पर ये कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस हो जाता है और नीचे आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर दोनों एड्रेस सेम है
तो सिंपली आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर दोनों एड्रेस अलग अलग हैं तो इस बॉक्स पर चेकआउट नहीं करना है, आपको सीधा सा अलग अलग अपना दोनों में एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल जो आपने अभी डाला था रजिस्ट्रेशन टाइम पर, वो ईमेल सिंपली आ जाता है यहाँ पर। सेकेंडरी ईमेल कोई है तो वो सेकेंडरी ईमेल डालेंगे। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि कोई CSIR में कोई रिलेटिव है तो यहाँ पर आपको उसका नेम डालना है और उसकी पूरी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपली मेरी कंडीशन में कोई नहीं है तो मैंने नो फिल किया यहाँ पर, और उसके बाद आपको यहाँ पर इसको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आप जो सबमिट किया था उसको व्यू भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप लोग व्यू करते हैं तो जो डिटेल आपने अभी फिल की थी उसको व्यू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप लोग मेन पर क्लिक करेंगे, अभी जिस पेज पर है उस पेज पर दोबारा से रिडायरेक्ट हो जाएंगे। पोस्ट टाइप कौन सी पोस्ट है, MTS की पोस्ट थी। पोस्ट कोड कौन सा है, आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट कोड डाल लीजिएगा कि आप कौन सी पोस्ट कोड में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो 01 वाला कोड था उसमें 10th वाले बच्चे थे, और अगर आप ITI कर रखे हैं किसी भी ट्रेड से, जो ट्रेड अभी मैंने आपको बताई थी क्वालिफिकेशन में देख करके आप अपनी ट्रेड के हिसाब से जो पोस्ट कोड यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। तो अपनी कंडीशन में मैं M01 चूज़ करता हूँ, और यहाँ से इसको आप लोग सबमिट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जो रजिस्ट्रेशन है, पोस्ट है, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको प्रिंट एंड व्यू पर क्लिक करके अपना प्रिंट कर सकते हो। तो ये कंडीशन में मैं यहाँ से इसको सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, पोस्ट कोड कौन सा आपने भरा था, जैसे मैंने यहाँ पर अपनी कंडीशन में M01 भरा था ना पोस्ट कोड, वो आ जाएगा। अब आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप यहाँ से क्लिक करके अपलोड करने पड़ेंगे। तो अब आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल पर क्लिक करके, जो नीचे लिख रहा है क्लिक हियर, इस पर मैं क्लिक करूँगा सिंपली। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ मेरे सामने डिटेल ओपन हो जाती है कि अब मैं अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ से फिल करूँ। तो सबसे पहले आपको अपनी 10th की डिटेल फिल करनी पड़ेगी कि आपने 10th जो है किस स्टेट से किया हुआ है। जिस भी स्टेट से आपने 10th किया वो स्टेट चूज़ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट स्टडी, 10th में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर डालेंगे। जैसे लाइकली आपके पास हिंदी होगा, ठीक है, इंग्लिश होगा, ठीक है, उसके बाद साइंस होगा, ठीक है, उसके बाद आपके पास मैथमेटिक्स होगा, राइट। तो मेनली ये सब्जेक्ट आपके पास रहेंगी। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि आपकी परसेंटेज क्या थी, ठीक है, वो परसेंटेज यहाँ पर आपको डालनी रहेगी। उसके बाद आपकी 10th में पासिंग क्या थी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने 2013 में अपना 10th क्वालिफाई किया है, तो मान लो आपके पास 10th सर्टिफिकेट जो है किस डेट को मिला, 10th की मार्कशीट पर नीचे लेफ्ट हैंड साइड पर आपका लिखा होगा, वहाँ से आप लोग इसको डेट को चेक कर लीजिएगा। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना जो पासिंग डेट है वो लिखनी है। यहाँ पर देना है कि आपके पास अगर कोई डिक्टेशन आई हुई है तो वो यहाँ से आपको लिखनी है, फर्स्ट या सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास। तो अपनी कंडीशन में आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं फर्स्ट लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि मोड ऑफ स्टडी आपने रेगुलर किया था या डिस्टेंस से किया था अदर, तो मैंने रेगुलर अपनी कंडीशन में किया। और यहाँ पर आपको चूज़ फाइल करके अपनी 10th की जो मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी PDF फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपलोड करनी रहेगी, ठीक है। चूज़ फाइल पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग इसको अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपने 12th कर रखा है क्योंकि ये वैकेंसी 10th से है, तो अगर आप 10th से भरना चाहते हो तो 10th से आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 12th की डिटेल यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। या फिर 10th के बाद आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा आप दे सकते हो, जैसे पॉलीटेक्निक वगैरह कर लेते हैं 10th के बाद, 12th नहीं करते तो आप 12th डिप्लोमा की डिटेल दे सकते हो। अगर आपने कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रखा है तो वो डिटेल यहाँ पर आप लोग देंगे, PG कर रखा है तो वो, और अदर कोई डिटेल फिल कर रखी है तो वो अदर डिटेल आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से आप लोग इस कैप्चा पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इस पर सबमिट पर आप लोग क्लिक करेंगे। अभी मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो डिटेल 10th और 12th की अपलोड करी थी, मैंने उसको सबमिट किया। यहाँ से आप देखोगे उसको कि यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है कि आपको अपना पेमेंट करना है, ठीक है। तो पहले और उसके बाद आपको अपलोड सर्टिफिकेट डिटेल पर क्लिक करके यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना रहेगा। तो मैं क्लिक हेयर पर क्लिक करता हूँ और अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको बताता हूँ अपलोड करना है। सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि मैक्सिमम साइज़ उसका 100 KB होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसकी मैक्सिमम साइज़ 50 KB होनी चाहिए। चूज़ फाइल पर क्लिक करके आप अपना सिग्नेचर और दोनों फ़ोटो अपलोड कर सकते हो।
देन उसके बाद यहाँ पर ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पर सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ की जो प्रूफ रहेगा, ठीक है, बर्थ प्रूफ आपका जो आपकी डीओबी है उसके प्रूफ के लिए आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी रहेगी। तो यहाँ से आप अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और अपनी आप लोग 10th की जो मार्कशीट है उसको अपलोड इस तरह से कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड आपको अपलोड करना रहेगा। ध्यान रखना कि आधार कार्ड अपना दोनों साइड का आपको अपलोड करना रहेगा। उसके बाद आपने जो भी कैटेगरी फिल की थी, जैसे मैंने अपनी कंडीशन में ओबीसी फिल करी है, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपको यहाँ पर। उसके बाद अगर आपने अपना नेम चेंज किया है तो उस कंडीशन में आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अन्यथा आप लोग सर्टिफिकेट अपलोड ना करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आपने कभी कहीं पर जॉब की है तो आपको एनओसी लगानी पड़ती है, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ बोला गया है कि आप विधवा, डिवोर्स या जुडिशली सेपरेटेड वुमेन है, ठीक है, ऐसी कंडीशन अगर आपकी है तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उसको छोड़ सकते हो। एक्स सर्विसमैन थे तो अपलोड कर दें, अन्यथा इसको छोड़ दें। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो अपलोड करें, अन्यथा इसको छोड़ दें। उसके बाद आता है कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ पे एप्लीकेशन फ़ी पेड, ठीक है। आपको जो पेमेंट करोगे उस पेमेंट का सबसे पहले यहाँ पर पीडीएफ अपलोड होगी, वो पीडीएफ अपलोड करनी है और यूटीआर यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर यहाँ डालना है, किस डेट में आपने ट्रांजेक्शन किया वो डालना है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर अपलोड करनी रहेगी और कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है तो वो अपलोड कर देना, अन्यथा इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। यहाँ से इसको आप बॉक्स पर टिक करेंगे, उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने आपको बता दी। उसके बाद आता है कि ये वाली डिटेल हम कहाँ से लें, क्योंकि अभी तो पेमेंट भी नहीं की है, ठीक है। तो जब आप पेमेंट करेंगे तभी पेमेंट स्लिप आपकी यहाँ से डाउनलोड होगी और यूटीआर नंबर डाउनलोड होगा, तभी ट्रांजेक्शन डेट हमको मिलेगी। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा बैक करता हूँ। बैक जैसे करूँगा, बैक करने के बाद यहाँ से आपको सबसे पहले पेमेंट करनी रहेगी, पेमेंट करने के बाद ही आप इसको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करूँगा। ऑनलाइन पेमेंट पर जैसे क्लिक करता हूँ, आप अपने जो पेमेंट है उस पेमेंट को कंप्लीट करिएगा, ठीक है। सबसे पहले पेमेंट कितना करना है, तो यहाँ पर बोला गया है कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 500 रुपये है, ठीक है। 500 रुपये उन कैंडिडेट के लिए है जो जैसे ओबीसी कैंडिडेट है, यूआर कैंडिडेट है जनरल, या फिर कैंडिडेट आपका है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। ऐसे कैंडिडेट जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या वुमेन या ईएसआईआर एम्प्लॉय हैं या फिर कोई एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं मांगी गई है, ठीक है। यहाँ पर फीस केवल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले ही कैंडिडेट के लिए फ़ीस है, ठीक है। तो सबसे पहले पेमेंट करने के लिए यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पर पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि आप पेमेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और एसबी कलेक्ट पर जाएंगे। वहाँ पर आपको काइंडली एसबीआई कलेक्ट फॉर ऑनलाइन पेमेंट गवर्नमेंट पीएसयू कोड सर्च या डायरेक्टर एनएमएल पर क्लिक करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो, यहाँ पर ये चीज़ है गवर्नमेंट पीएसयू या कोड, ठीक है। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद आ जाता है यहाँ पर, अब आपको क्या क्लिक करना है, क्लिक करना है सिलेक्ट एनी कैटेगरी, ठीक है। कोई भी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी रहेगी। तो मैं यहाँ से अपनी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे एनएमएल। तो आगे यहाँ पर डायरेक्टर एनएमएल, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है डायरेक्टर एनएमएल पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, अब आपके सामने नेक्स्ट डिटेल ओपन हो जाती है। अब आपको पेमेंट गेटवे, पेमेंट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो पेमेंट कैटेगरी क्या है, यहाँ पर पेमेंट कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ एप्लीकेशन या रेगुलर अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो टाइप ऑफ एप्लीकेशन या एप्लीकेशन फ़ी, जैसे यहाँ पर बोला गया है ना कि आपको सिलेक्ट करना रेगुलर अपॉइंटमेंट या टाइप ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी रहेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन टाइप ऑफ एप्लीकेशन सिलेक्ट करना रहेगा। तो टाइप ऑफ एप्लीकेशन में यहाँ पर क्या दे रखा है, रेगुलर अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको सिलेक्ट कर दीजिएगा, रेगुलर अपॉइंटमेंट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर नेम लिखना है, जन्मतिथि लिखनी है, ईमेल जो अभी डाला था वो, अभी जो मोबाइल नंबर दिया था वो, ठीक है। उसके बाद ये ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अमाउंट कितना है, अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या मतलब जो भी
है कैटेगरी से हैं वो देख सकते हो यहाँ पर 500 रुपये फ़ीस मांगी जा रही है। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आपसे फ़ीस मांगी जा रही है तो आपको 500 रुपये ही यहाँ पर डालना है। रीमार्क आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। इस बॉक्स को आप लोग टिक करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा आप लोग यहाँ डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे और आपका पेमेंट यहाँ से हो जाता है, ठीक है। पेमेंट होने के बाद आपकी एक पीडीएफ डाउनलोड होगी, वो पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। वेरीफाई पेमेंट होगा, कंप्लीट पेमेंट होगा और प्रिंट रिसिप्ट होगी। तो आप लोग अपनी जो रिसिप्ट है उसको डाउनलोड कर लेना, बिना रिसिप्ट के आपका फॉर्म फिल नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पेमेंट मान लो कंप्लीट हो गया, मेरे पास पीडीएफ भी डाउनलोड हो गई। अब आपको ये सबमिट जैसे लिख रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सबमिट लिखा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको जो मैंने अभी बताया कि आपको जो रिसिप्ट है उसकी पीडीएफ अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो अभी पेमेंट किया है ना वही पीडीएफ यहाँ पर अपलोड करनी है और उसी में एक यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर लिखा होगा, ईटीआर नंबर, वो ईटीआर नंबर यहाँ डालना है और ट्रांजैक्शन की डेट, जिस डेट को आपने ट्रांजैक्शन किया है अभी वो पीडीएफ में भी लिखा होगा वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद इसको सबमिट करना है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ से सबमिट हो जाता है, ठीक है। सबमिट हो जाता है। उसके बाद आप लोगों का जो फॉर्म है वो यहाँ से प्रिंट और व्यू पर जो इनकम्प्लीट लिखा हुआ है कंप्लीट आ जाएगा और यहाँ से डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करके आप अपनी प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था वो समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आपको बस इन किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, तो सिंपली आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट या दिक्कत लग रही है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।